स्वागत है वीएस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वैकेंसी, एक रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, जो यूनियन बैंक की तरफ से निकला है। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट का नाम है रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26। ये काफी जबरदस्त वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आप लोगों को कितनी अच्छी सैलरी मिल सकती है आप यहाँ खुद देख सकते हैं। 48,480 से ये पे स्केल शुरू होगा और 85,920 तक जा सकता है। इसमें वैकेंसीज भी काफी हैं, 1500 वैकेंसीज हैं इसमें। और स्केल और ग्रेड का नाम है JMGS 1। तो इस पोस्ट और ग्रेड जो फर्स्ट में दिया हुआ है उसमें उस पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर LBO, जिस पोस्ट को शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया है यूनियन बैंक ने LBO, लोकल बैंक ऑफिसर। तो ये नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, 25 पेजेस का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा या ज़्यादा बड़ी चीज़ें करूंगा या ज़्यादा विस्तृत रूप में जाऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा बड़ी बड़ी चीज़ों को, तो फिर इसमें काफ़ी समय जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको संक्षेप रूप में सारी चीज़ें बताऊं, फिर इसके बाद मैं इसका आगे कैसे फॉर्म भरते हैं या फिर इसमें क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट में लगेंगी वो सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये लोकल बैंक ऑफिसर का, ये क्या है अप्लीके इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 24/10/2024 से 13/11/2024 तक है। मतलब ये 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2024 तक वैलिड है। उसके बाद हम लोग चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल्स ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी अलोंग द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के साथ डिटेल स्टेट वाइज वैकेंसी दी हुई है दोस्तों। पहला दिया हुआ है आंध्र प्रदेश स्टेट का, दूसरा असम का, तीसरा गुजरात का, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेट बहुत अच्छे तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफेंसी, मतलब इस स्टेट के लिए कौन सा लैंग्वेज होना जरूरी है, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसी है। तो स्टेट वाइज वैकेंसी में स्टेट लैंग्वेज की बहुत महत्व होता है दोस्तों। वहां पर आपको स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश को तेलुगु, असम को असमीज, गुजरात को गुजराती, कर्नाटका को कन्नड़, केरला को मलयालम, महाराष्ट्र को मराठी, उड़ीसा को उड़िया, तमिलनाडु को तमिल, तेलंगाना को तेलुगु और वेस्ट बंगाल को बंगाली आनी जरूरी है। ये मैंडेटरी है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है मैंडेटरी, इट मींस उनको चाहिए ही चाहिए। अब उसमें कितनी सारी वैकेंसीज है स्टेट वाइज देख लीजिए आप। स्टेट वाइज जो 10 लिस्ट दी हुई है उसके अनुसार वैकेंसीज भी दी हुई है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है वो 300 किस स्टेट के लिए है, कर्नाटका का। और सबसे कम वैकेंसीज देखिए 50-50 जो दी हुई है वो असम के लिए दी हुई है और महाराष्ट्र के लिए दी हुई है दोस्तों। इसमें देखिए कैटेगरी बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है, SC ST OBC, एक्स सर्विस, UR, अंडर रिजर्व। ये सारी कैटेगरीज आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे, इसको अलग से मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये PW जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनके लिए भी ये सारी देखो पोस्टेज दी हुई हैं। तो इसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। अब 1500 वैकेंसीज है, 1500 वैकेंसीज में आप देखोगे तो 224 SC को दी हुई है, ST को 109 दी हुई है, OBC को 404 दी हुई है, एक सर्विसमैन को 150 दी हुई है, अंडर रिजर्व को 613 दी हुई है, इस तरह से 15 है। और इसमें से भी डिवीजन किया गया है दोस्तों 15, 16, 15 और 14 आईडी एंड अदर्स, OC, HI और VI जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के तौर पर आते हैं, उन लोगों के लिए इसको डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों आप मेरे चैनल में बने रहिए। इस चैनल में आपको एक एक चीज की डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको कहीं भी किसी भी चैनल में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वैकेंसी को कैसे भरते हैं ये भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, भर के बताऊंगा। देखिए
यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स में ये सारी चीजें हमें छोड़नी नहीं चाहिए। वैकेंसीज में पैसे लगते हैं, पैसे जाते हैं, और पैसे बर्बाद करने से पहले, अगर पैसे बर्बाद होते हैं उस केस में, जब आप लोगों को पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं रहती तो पैसे बर्बाद होते हैं। तो ऐसी वैकेंसीज को भी नहीं भरना है जिसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे वैकेंसीज को आप चुनिए और ऐसी वैकेंसीज को भरिए जिसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले, और वो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगी। आपको फिर थोड़ा सा भी ज्यादा मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स द बैंक। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी देखी थी हमने, 1500 देखी थी, वो बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, ये बैंक के रिक्वायरमेंट के पे डिपेंड करता, बट 1500 है तो 1500 हम लोग मान के चलते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, द कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी फॉर वन स्टेट ओनली। आप एक से अधिक स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। अगर मान लो कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको तेलुगु भी आती है, गुजराती भी आती है, मराठी भी आती है, तो वो चाहे कि मैं आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों के लिए भर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वन कैंडिडेट कैन अप्लाई इन ओनली वन स्टेट। दोस्तों ये बहुत अच्छी और जबरदस्त चीज है, इसको इस तरह से कभी कोई गलती नहीं करना। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन स्टेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी अदर स्टेट। दोस्तों अगर आप एक से अधिक स्टेट में अप्लाई भी करते हैं, तो जब डॉक्यूमेंट में आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो उनके डेटाबेस में वो चीजें चेक होती हैं कि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट का आधार कार्ड या उसकी दी हुई डिटेल किसी अदर स्टेट या अदर वैकेंसीज के लिए, सॉरी इसी वैकेंसी में किसी अदर स्टेट के लिए वो उसको अप्लाई तो नहीं किया है। अगर अप्लाई किया है तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज रिजेक्ट कर देगी। तो इस तरह से अपनी किसी तरीके से होशियारी करने से आपके पैसे ही बर्बाद होंगे, वैकेंसी या बैंक का कुछ नहीं जाएगा। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट पोस्टेड विद इन द सिलेक्टेड स्टेट फॉर फर्स्ट 10 years। दोस्तों पहले 10 साल आपको जहां पर सर्विस दी जाएगी वहीं पर आपको काम करना है। इसमें आप किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि मेरी फैमिली यहाँ है वहां है, मुझे तुरंत यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दीजिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से उन्होंने पहले ही मेंशन किया है इंपॉर्टेंट नोट्स में। ठीक है, इसमें देखो प्रमोशन भी है दोस्तों, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एक एक चीज फैसिलिटी मिलेगी। फैमिली के लिए फैसिलिटी मिलेगी, रहने के लिए घर मिलेगा, ईपीएफ मिलेगा, एसआई मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, तो फिर आप लोगों को परेशानी की कोई जरूरत नहीं होती। कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इन स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज। आपको लोकल लैंग्वेज में सब कुछ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग आनी चाहिए। तो ये तो स्टेट वाइज आप लोग को लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती होगी, ये तो मैं 100% श्योर हूँ। प्रायर एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी सीनियरिटी इन सर्विस। देखो अगर आपके पास किसी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस है तो भी आपको सीनियरिटी इस सर्विस में नहीं मिलेगी। आपको पहले एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जब आप जॉब में जाएंगे तो आपको एक नोविस यूजर की तरह देखा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो नन एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही जॉब में आपको डिप्यूट किया जाएगा। तो इसमें किसी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं। और फॉर एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट्स इवन देयर इज नो वैकेंसी रिजर्व फॉर एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर पर्टिकुलर पोस्ट सच कैंडिडेट्स स्टिल अप्लाई। अगर उस कैटेगरी में उस जगह पर एसटी एससी कैंडिडेट्स की वैकेंसी नहीं है तो भी वो अप्लाई करे, क्योंकि उन्होंने पहले ही लिखा है कि ये वैकेंसी प्रोविजनल है और ये वैरी कर सकती है। तो दोस्तों आप ये ना सोचें कि वहां पर एसटी एससी के लिए नहीं है। एसटी एससी ओबीसी वाले कैटेगरी वाले बच्चे जरूर से जरूर भरें। अब आगे हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर शेड्यूल ऑफ इवेंट्स बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। स्टार्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, ओके 24/10/2024। ये ऑनलाइन भरा जाएगा, आज तो ऑफलाइन का जमाना चला गया, ये तो पहले बहुत पहले से चला गया है, इसीलिए सारी चीजें अब ऑनलाइन है। सेकेंड डेट, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस 13/11। अब तो हमने पहले ही देखा था 24 से 13 तक इसकी
भरने की डेट है, तो उसी बीच में आपको पेमेंट भी करना है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, इसको हम लोग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है। नेशनल सिटीजनशिप बहुत अच्छे से मेंशन किया है। नेशनल सिटीजनशिप में आप इतना जानिए कि अगर लोकल लैंग्वेजेस की डिमांड हो रही है तो कोई बाहर का इंटरनेशनल कैंडिडेट लोकल लैंग्वेज जानने वाला तो नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता है तो 0.055%, 0.11% उसकी परसेंटेज ना के बराबर हो सकती है। तो ये आप इस दो सेक्शन को अगर ना भी पढ़े और अपने आप को इंडियन समझे तो भी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो देखिए क्या है एजुकेशन क्वालिटी, जो मेन पॉइंट है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, अदर चीजों को छोड़ देते हैं क्योंकि इससे कोई मतलब बनता नहीं है। मिनिमम जो एज होनी चाहिए 20 और मैक्सिमम 30, जो मुझे लगता है जो वीडियो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एलिजिबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री। ओके, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आपको बैचलर होना फुल टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्टेंस एजुकेशन वाले इससे दूर ही रहें। उसके बाद क्या है, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट, उनके पास वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने दिमाग में यह ना रखें कि आप 3rd डिवीजन किए हैं, 2nd डिवीजन किए हैं तो आपको नहीं भरना। आप भर सकते हैं क्योंकि यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिसाइडेड नहीं दिया गया है। तो फिर उसके बाद आगे क्या है दोस्तों, कट्स ऑफ डेट्स फॉर एलिजिबिलिटी। तो कट ऑफ डेट्स जो एज क्राइटेरिया पे रहता है वो जब हम लोग इस फॉर्म को भर लेंगे या जब कट ऑफ डेट आएगा तो उसको हम बहुत विस्तृत तरीके से देखेंगे। अभी हमें फॉर्म भरना है तो हमें उस चीज पर फोकस करना है जिस चीज से हमें किस तरह से इफेक्ट ना पड़े। कट ऑफ डेट का क्या होता है कि जब आपकी कॉम्पिटिटिव वे में आती है ना, जब दो लोग एक ही मार्क्स लाते हैं तो एज क्राइटेरिया के बेसिस पे वो कट ऑफ मार्क्स डिवाइड किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, शैल बी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ के बेसिस पे, तो उसकी कैलकुलेशन होती है। तो वो उतना हमें उतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट में। ओके, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल। मान लो अगर आपकी 30 साल हो रही है तो 5 साल आपका रिलेक्शन यानी 25 साल आपको माना जाएगा और आप वैकेंसी भर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल, मतलब आप 30 तो 27 साल के माने जाएंगे। पर्सन एंड बेंचमार्क विजिबिलिटी 10 ईयर्स दोस्तों, अगर आप 30 साल के हैं तो आपको 20 साल माना जाएगा, आप 40 साल के हैं तो 30 साल माना जाएगा। ऐसे चल रहा है। एक सर्विसमैन कमीशन जो कहीं पर काम कर चुके हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 इयर्स, एक राइट्स हुई थी गुजरात में शायद 1984 में या किसी स्टेट में हुई थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बस उस 1984 के राइट्स में अगर कोई अफेक्टेड है और उनके पास उसका प्रूफ है तो उन्हें 5 साल की रियायत दी जाएगी दोस्तों। इस तरीके से गवर्नमेंट ने हर एक चीजों को देखते हुए, हर एक बच्चों की और हर एक फैमिलीज, हर एक कैटेगरी को देखते हुए वैकेंसी निकाली है। तो इसमें सारे लोग आ सकते हैं, इसमें कोई भी क्षेत्र नहीं, कोई भी जाति या कोई भी क्षेत्र छूटा हुआ नहीं है। देखिए अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स को हमने पढ़ना चाहिए, नोट्स पढ़ने से हमारे पैसे बचेंगे। The relaxation is in upper age limit to SC, ST, OBC applicants is allowed on cumulative basis with only one of the remaining categories for which age relaxation is permitted as mentioned below in point 3, D3 and D5। ओके, तो दिस इज अपर एज लिमिट। SC, ST कैंडिडेट्स के लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं जिसमें उन्हें पॉइंट D3 और D5 को अच्छे से देखना चाहिए। तो ST, SC कैंडिडेट बस एक बार गो थ्रू हो जाना, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं रहती, ठीक है। However, it is subject to maximum upper age limit 50। देखो ST, SC के लिए कि उस कंडीशन में अपर एज लिमिट 50 ईयर्स हो जाती है। तो ऐसे कैंडिडेट मुझे लगता है 1 से 2% होंगे। तो 1 से 2% लोग उस चीज को, एक दो पॉइंट जो है यहाँ पर पॉइंट डी एंड 3 में, दैट इज नॉट सो मच डिफिकल्ट, यू कैन गो थ्रू इट। तो हु आर कमिंग अंडर क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर में कौन आते हैं, ओबीसी वाले आते हैं, तो उनके लिए भी है। an ex serviceman who once joined in government job on civil side after availing the benefits given to him as an ex serviceman for his
re-employment, his ex-serviceman status for purpose of re-employment in government job केसेस। तो दो एक्स सर्विसमैन रहते हैं उनके लिए तो री एम्प्लॉयमेंट का चांसेस रहता है गवर्नमेंट जॉब्स में, उसी को दिया। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन वैकेंसीज ऑन ऑफिसर कैडर। तो ऑफिसर कैडर में आपको एक्स सर्विसमैन को किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, बट लोकल बैंक ऑफिसर जो पोस्ट मैंने आपको दिखाई उसमें एक सर्विसमैन भी भर सकते हैं, तो वो इस चीज को नेग्लिजिबल नजरअंदाज ना करें। ये है तुम्हारा बेंचमार्क फॉर डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स। तो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स वाले इसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो ले। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो मेन मुद्दा होता है एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, एग्जाम कैसे लिया जाएगा और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। दोस्तों इसको एकदम छोड़ना नहीं है, इसको एकदम ध्यान से देखना है। यही डिसाइड करेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी उस लोकल बैंक ऑफिसर के लिए है या नहीं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में एक चीज इन्होंने मेंशन की है और बहुत अच्छे तरीके से मेंशन की है। क्या मेंशन की है दोस्तों, अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पर इन्होंने कहा है द सिलेक्शन प्रोसेस में कॉम्प्राइज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ग्रुप डिस्कशन इफ कंडक्टेड, अगर कंडक्ट होता है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड और पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स, द बैंक रिजर्व द एब्सोल्यूट राइट टू डिसाइड एज टू वेदर टू यूज all or any of these modes of selection for the notified post। तो ये अभी डिसाइडेड नहीं है, ये बाद में भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। अगर कंपटीशन काफी हाई हुआ तो ये ग्रुप डिस्कशन या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के पैटर्न में या स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन के पैटर्न में चेंजेस हो सकता है। दोस्तों इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चे इस स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे उनके लिए ग्रुप डिस्कशन, स्क्रीनिंग ऑफ एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू कोई बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की तैयारियां आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन जगह जगह पर होती हैं। अब देखिए आगे नेम ऑफ सीट्स नॉट बाय सीक्वेंस, ओके सॉरी नेम ऑफ टेस्ट नॉट बाय सीक्वेंस। ये जो टेस्ट दिया हुआ है ये आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन ये होंगे। सबसे बड़ी बात पहला क्या है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग पूछा जाएगा और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड ऐसे, इसका बहुत महत्व होता है। पता है इसका महत्व क्यों है? यहाँ पर 5 में बहुत सारे एग्जाम देखते होंगे 4 ही पैटर्न रहता है, 5वां नहीं रहता। लेकिन अगर आप लोकल बैंक ऑफिसर होगे तो एक ऑफिसर को तो उस लैंग्वेज में लिखना पढ़ना और बोलना तीनों आना चाहिए। अगर आपको कहीं पर कुछ लिख कर भेजना है तो आप कैसे भेजोगे, इसलिए इसका एक पैटर्न यहाँ पर रखा गया है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 40 ये टोटल मिलके हो गए 455, ओके। और मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं 200 के। और इसमें मीडियम एग्जाम इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश और हिंदी तो आजकल कॉमन है, इंग्लिश और हिंदी कोई भी दे सकता है। इस तरीके से 60 मिनट्स 35 मिनट्स इस तरह डिवाइड करके 180 मिनट्स का किया गया है। और इंग्लिश और लैंग्वेज के लिए 2 मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे। एक लेटर राइटिंग और ऐसे का रह सकता है, उसमें मैक्सिमम 25 रहेंगे। और ये मीडियम एग्जाम इंग्लिश होगा, आपको इंग्लिश में ही देना है। और टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट इज 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मिलेंगे 2 क्वेश्चन के लिए, यानी एक क्वेश्चन के लिए 15 या 10 मिनट। अगर क्वेश्चन छोटा है 10 मिनट और पार्ट के लिए 20 मिनट आप अपने आप को उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर इस तरीके से ये सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, तो बेसिकली जो मेन चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कहीं और भी कुछ सोचने या समझने की जरूरत है। अगर आप इस अपने आप को इसके अनुसार एलिजिबल समझते हैं तो प्लीज आप इस फॉर्म को भरिए। अगर आप एलिजिबल नहीं समझते हैं तो आपको पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल में वैकेंसीज की भरमार है, मैं वैकेंसीज ही देता हूँ। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स दोस्तों, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, ये पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है। अब जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के अनुसार आपको दिया हुआ है, आप उसको भर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें स्टेट की नाम दिया हुआ है और स्टेट कोड भी दिया हुआ है जो आपको भरते समय सुविधा होगा। जब मैं भरूंगा तो आप लोग को दिखाऊंगा।
अब देखिए जब इंटरव्यू होगा तो उस समय क्या-क्या चीज़ें माँगी जाएगी। तो इंटरव्यू के टाइम एक मैं जब इंटरव्यू का आएगा टर्म तो मैं इसको बहुत अच्छे विस्तृत तौर पे डाल दूँगा कि इंटरव्यू के टाइम आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट ना छूटे, आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर जा सकें, ठीक है? अब देखिए एग्ज़ामिनेशन फ़ी कितना है दोस्तों, एग्ज़ामिनेशन फ़ी पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये नॉन रिफंडेबल है तो ऐसा कैंडिडेट जो अपने आप को एलिजिबल नहीं मानते, प्लीज़ मत भरिएगा, आपके पैसे बर्बाद होंगे। पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। देखिए जनरल एक सर्विसमैन ओबीसी ₹850 है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूएस 175 इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी अलग से लगेगा दोस्तों, इंक्लूडिंग नहीं है और बैंक चार्जेस भी लगते हैं इसमें, ठीक है? तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उन सारी चीज़ों का ध्यान देखिए। अब थोड़ा-सा हम लोग नीचे आ जाते हैं, जैसे जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। क्या-क्या डॉक्यूमेंट जमा करने रहते हैं ये वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो वो सारे डॉक्यूमेंट ये मेंशन करते हैं नीचे में देखिए क्या ये दिया है एप्लीकेबल इन केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पर्सन ये सारे डॉक्यूमेंट उन्हें जमा करने पड़ते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट को आप रेडी रखना जब आपका सिलेक्शन होने वाला रहेगा तो उस समय आपको देने होंगे। अभी तो आपको नहीं देने होंगे, अभी तो आपको अब बस कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। देखिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड बाय द बैकवर्ड क्लासेस, पहला एसटी एससी के लिए था, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए है जो क्रीमी लेयर वाले, ऐसे करके सारे को दिया, सारे के दिया हुआ है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको ऐसे तैयार करके आपको रखना होगा। इसका एक एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें आपको इसको भरना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या हो सकता है या फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देखिए हर एक सेक्शन के लिए इतने सारे पोस्ट दिए हुए हैं ना दोस्तों, उतने सारे पोस्टों के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, तो हमें उसमें किसी तरीके की कोई भी परेशानी मुझे नहीं लगता कि होगी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस उनके लिए वैलिड फॉर द ईयर। इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट है ये, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो दोस्तों ओवरऑल हमने एक-एक चीज़ बहुत बारीकी से देखी है और जो एक फॉर्म भरने के लिए जितनी चीज़ें हमें जानकारी चाहिए, वो जानकारी हम लोग ले चुके हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इसमें आपको नए जॉब की वैकेंसीज़ और नोटिफ़िकेशन आपको आती रहेगी, तो आप अपडेट रहेंगे और मेरा साथ बना रहेगा। और इसके साथ अगर आपको किसी तरह की कोई भी दुविधा, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूँगा। थैंक यू, थैंक यू।